गाड़ी में वो उसके साथ पिछली सीट पर बैठी थी। रात के 9 बज रहे थे। वो लोग गांव के करीब थे। तभी वो लहरा कर उसकी गोद में आ गिरी। अजलान शाह, जो एक लड़की को अपने बेहद करीब बैठने की वजह से सख्त नर्वस हो रहा था, अचानक उसे अपनी गोद में देख सटपटा कर रह गया। वो नाजुक वजूद शायद गहरी नींद में उसकी गोद में सिमट कर सो गया था। आलमदाद, गाड़ी रोको। वो माथे पर पसीने की बूंदें महसूस करता घबराहट के आलम में आलमदाद को कह उठा, जो ड्राइव कर रहा था। पीर साईं, क्या हुआ? आलमदाद उसकी आवाज़ में लरज साफ महसूस कर सकता था। पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे सूरत हाल देखकर वो भी सटपटा कर तेजी से आगे देखने लगा। आलमदाद, गाड़ी से उतरो। वो नर्वस सा नूरे हरम के नाजुक सरापे को देखता आलमदाद को कहने लगा, जो बैठा लबों पर मुस्कुराहट सजाए पीछे देखने से इज्तनाब बरत रहा था। जी साईं। आलमदाद उसके हुक्म पर जल्दी से गाड़ी से उतरा और वो उसके उतरते ही संजीदगी से उंगली की मदद से उसे हिलाने लगा, लेकिन बेसूद। वो आंखें बंद किए गहरी नींद में उसके इतने से लम्स पर कहाँ उठने वाली थी। उठो छोटी लड़की, हम कोई तकिया नहीं है जो आप इतने इस्तेहकाक से अपनी नींद पूरी कर रही हैं। वो फिर से उंगली से उसके नाजुक कंधे को हल्के से हिलाकर झटके से अपनी उंगली को पीछे हटा गया और नर्म लहजे में बोला। तभी नूरे हरम ने अपने दोनों हाथ पीछे किए, इस तरह से दोबारा से सो गई जैसे गजलान शाह नहीं, उसका आरामदेह बेड हो। या अल्लाह, अब हम क्या करें? वो सख्त परेशान नज़रों से उसे देखते हुए आहिस्तगी से खुद से बोला। तभी उसकी नज़रें सामने छोटे से कुशन पर पड़ी तो उसने हाथ से उस कुशन को उठाकर फासले पर रखा और आंखें दोबारा उस पर करता बेचैनी से कुछ देर उसी तरह उसे देखता रहा। फिर हिम्मत करके उसने उसे खुद से अलग किया और एहतियात से उसका सर उस कुशन पर रखा और खुद तेज़ी से दूर हुआ, जैसे उसने नूरे हरम के नाजुक वजूद को नहीं, करंट को छू लिया हो। आलमदाद, गाड़ी की खिड़की खोलकर वो आलमदाद से बोला, जो बाहर खड़ा कब से उसके अगले हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। उसके आवाज़ देने पर वो तेज़ी से आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा तो बेइरादा उसकी नज़र नूरे हरम पर गई, जो गजलान साईं से दूर सिमट कर सो रही थी। गाड़ी गजलान साईं की हवेली के पोर्च में जा रुकी तो आलमदाद ने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखे, तेज़ी से पीछे की तरफ बढ़ा और पीछे का दरवाज़ा खोलकर सर नीचे झुकाकर उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा, जो नूरे हरम को गाफिल देख रहा था। पीर साईं, हम हवेली पहुंच चुके हैं। आलमदाद उसे खामोश यकटुक नूरे हरम को देखते पाकर बोला। वो चौंका और उसे गायब दमागी से देखने लगा। हवेली के गेट के अंदर जब दाखिल हो रहा था, वो तब से ये सोच रहा था कि रात के इस वक्त कौन इस लड़की को अंदर ले जाएगा। वो इन्हीं सोचों में डूबा आलमदाद की आवाज़ भी ना सुन सका। आलमदाद, हवेली में कोई खादमा है इस वक्त? नज़रें नूरे हरम के नाजुक वजूद पर गाड़े वो संजीदगी से बोला। साईं, खादमा सिर्फ खाना बनाती है, जो आपकी गैर मौजूदगी में करती है ये काम, और वो आपके पर्दे के ख्याल से आपके आने से पहले अपना काम खत्म करके चली जाती है। आलमदाद की बात पर वो माथे पर पसीने की बूंदें महसूस करता हाथ से उसे वहां से जाने का कहने लगा। लड़की, अब हम आपको कैसे उठाएं? हमने कसम खाई है कि अपनी ज़िंदगी में औरत से पर्दा करेंगे, लेकिन आज वो कसम हमने खुद तोड़ डाली। मगर अब हम मजबूरी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। नूरे हरम के खूबसूरत चेहरे पर से नज़रें तेज़ी से हटाता वो दूर हुआ और जाकर दूसरी तरफ के दरवाजे को बंद करता। दरवाजे से लगकर अपना सर उसने ऊपर शीशे पर टिका दिया। नूरे हरम अचानक से हिली तो उसकी सुर्ख चुनरी सर से फिसली और फिर पूरे वजूद से फिसल कर नीचे गिरी। गजलान शाह, जो बेआराम हो रहे थे, उसकी नज़रें जब उसकी चुनरी की कैद से आज़ाद नाजुक सरापे पर गई तो उसके डीप गले को देख सटपटा कर उसने अपना रुख खिड़की की जानिब कर लिया मुकम्मल। साईं की धड़कनें यकदम से तेज़ हुईं और गुस्ताख नज़रें बार बार उस मंजर के ताक़ुब में दौड़ने के दरपे उस नाजुक सरापे के गिर्द घूमने लगी। अस्तगफिरुल्लाह, ये हम क्या देख रहे हैं? वो भी उस छोटी लड़की के गाफिल होने का फ़ायदा उठाकर। हमें इस तरह से करना ज़ेब नहीं देता। आंखें सख्ती से मीच कर वो बुड़बुड़ाने लगा। ये शैतान हमें जितना भटकाए, हमें नहीं भटकना। हमें अपने नफ्स पर काबू करना है, वरना हम अपना वादा तोड़ बैठेंगे। हमें इस छोटी लड़की को खुद के बिल्कुल करीब नहीं आने देना, वरना हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने गांव के लोगों को, जिनसे हमने वादा किया था किसी औरत से ताल्लुक़ ना रखने का, इस दुनियावी ऐश से दूर रहने का। हम कैसे अपनी सज़ा भूल सकते हैं? हमें उस सज़ा को याद रखना चाहिए जो हमने अपने गांव वालों के सामने उसका ऐलान किया था। अब हमें इस लड़की की मौजूदगी में खुद पर काबू रखना होगा। नूरे हरम की चुनरी उठाकर उसको ऊपर उछालते हुए वो खुद से बोला। फिर दरवाजे से लगकर आंखें गलती से भी उसकी जानिब नहीं की उसने, और फिर उसे अपने माजी का कहा हर लफ्ज़ भूल कर उसने उस लड़की को अपना हक समझते हुए
नूरे हरम की चुनरी को उठाकर उसके ऊपर उछालते हुए खुद से कहने लगा। फिर दरवाजे से लगकर आंखें गलती से भी उसकी जानिब उसने नहीं की कि कहीं वो फिर से अपने माजी का कहा हर लफ्ज़ भूलकर उस लड़की पर अपना हक समझते फ़ायदा ना उठा बैठे। नूरे हरम अपने कंधों पर वज़न महसूस करती आहिस्तगी से अपनी पलकें खोलकर पहले तो इर्द गिर्द देखने लगी। उसका नन्हा सा जहन अभी शायद बेदार नहीं हुआ था, जो वो सोई सोई आंखों से बमुश्किल आंखें खोलकर उस जगह को समझने की कोशिश कर रही थी जहां वो उस वक्त थी। तभी उसने सामने देखा तो सामने एक खूबसूरत फुवारे को देख वो झटके से अपनी आंखें मुकम्मल खोलती पहलू में मौजूद उस शख्स को देखने लगी। अपने नाजुक कंधे पर उसने जो कुछ देर पहले वजन महसूस किया था वो गजलान साईं का सर था जो उसके कंधे पर था। उसे अपने इतने करीब देखकर वो उसके चेहरे के नकूश गौर से देखने लगी। सफ़ेद सुर्खी माइल रोशन पेशानी से होती उसकी नज़रें नीचे खड़ी नाक पर जा रुकी। किसी मर्द की इतनी नाक परफेक्ट पहली बार देखी थी उसने। वो मुस्कुराई। उसकी खड़ी नाक को छूने का इरादा करते हुए वो थोड़ा सा उठी और उसके ऊपर झुकी, हाथ आगे बढ़ाने लगी थी। तभी गजलान शाह की आंखें यकदम से किसी एहसास के तहत खुल गईं, तो उसे अपने ऊपर झुके देखकर से आंखों में हैरत अंगेज तासुर लिए उसे साकित नज़रों से वो घूरने लगा। दूर हट कर बैठो हमसे लड़की। उसकी शहद रंग आंखों में शरीर मुस्कुराहट देखकर वो पीछे खिसक कर दरवाजे से लगते बोला, वाह पीर साईं डरते भी हैं। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ते देखकर वो ताली बजाती आगे खिसकी, उसके बिल्कुल पास पहुंची और अपने दोनों हाथ उसके कुशादा सीने पर रखकर लब उसके गालों की तरफ बढ़ाए। गजलान शाह इतनी बेभागियत से सख्त घबराता हुआ हाथ पीछे ले जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। तभी नूरे हरम की नज़रों ने उसकी परेशानी से खुद को दूर भागने की कोशिश करते हुए उसे देखा तो मुस्कुराती हुई अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसी के हाथ पर रखकर उसे फरार होने से रोकती हुई दूसरे हाथ से उसके सीने पर दबाव बढ़ाती वो मुकम्मल उसकी तरफ झुकने लगी। गजलान शाह तो उसकी बेबाकी और कुर्बत पर सांसों को घुटता हुआ शिद्दत से महसूस करने लगा। नूरे हरम अचानक उसकी खड़ी नाक पर झुकी और अपने शगरफी लब रखकर उसे साकित कर गई। आप इतने दूर क्यों जा रहे हैं शाह साईं? मैं तो आपकी बीवी हूँ, फिर आप ऐसे क्यों शर्मा रहे हैं? यहाँ आइए ना। उसके दूर होने पर अपने दोनों नर्मो मुलायम हाथों से उसको मजबूत शानों से पकड़कर रोकती वो उसे इस तरह में मुब्तला कर रही थी। लड़की कसम से आप बहुत बेशर्म हैं। जब हम आपको बीवी नहीं मान रहे तो ये सब क्यों करके अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं आप? अचानक ही उसे दूर धकेलकर वो हड़बड़ाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला और नूरे हरम पीछे से दूसरे दरवाजे से जा लगी थी। उसकी बात पर अदा से बैठती बेबाक निगाहों से उसे गाड़ी से बाहर निकलते हुए वो देखने लगी। वो उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे उसकी एक कमज़ोरी मिल गई थी। शाह साईं, तो तुम्हें लड़कियों से एलर्जी है। अब मज़ा आएगा ना इस खेल में, और भी मज़ा आएगा। देखना, तुम्हारे करीब आकर मैं तुम्हें अपने हुस्न की बिजलियों से परेशान कर दूंगी। अपने गुलाबी होंठों को नफरत से काटती वो गजलान साईं की चौड़ी पुश्त को देखती हुई खुद से बोली। नज़रें बहुत बेबाक हो रही थी। नफरत की आग से वो अपनी मासूमियत भी खोती जा रही थी। दूसरी तरफ गजलान शाह हवेली की जानिब बढ़ रहा था, चेहरे पर परेशानी लिए आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल में वो वाली बात नहीं थी जो अपने मुरीदों के पास जाते वक्त एक रोब उसकी हर अंदाज हर अदा में नज़र आता था। उसकी चाल में नज़र आकर उसे अलग और मुमताज़ बनाता था जो रोब। आज वो सिर्फ उस छोटी लड़की से डर गया था जिसकी नज़रों में छुपी तहरीर वो पढ़ चुका था कि वो आगे उसके साथ बहुत कुछ करने का इरादा रखती थी। अली शाह नाश्ते के बाद दस्तगीर शाह के कमरे में आकर उसका और अपना कुछ ज़रूरी सामान पैक करने लगा। तभी उन दोनों ने अम्मा साईं को कमरे में खादमा के साथ आते देखा। अम्मा साईं, इतना खाना? हम 7 समंदर पार नहीं जा रहे, पास के गांव में जा रहे हैं। जब दस्तगीर शाह की नज़र खादमा के हाथों में बहुत सारे खाने पीने की चीज़ों पर पड़ी तो आगे बढ़कर अम्मा साईं के हाथों को पकड़कर बेड पर बिठाकर उनसे बोला था वो, शाह मेरे बच्चे, ये तो बहुत कम है। हम तो चाहते हैं एक नहीं बल्कि 2 बैग बनाकर आपके साथ रवाना करें। अम्मा साईं ने प्यार से दस्तगीर शाह और अली शाह की पेशानी को बारी बारी चूमते हुए कहा, अम्मा साईं, स्कूल वालों ने इंतज़ाम किया है, आप क्यों अपने इन खूबसूरत हाथों को थका रही हैं? उसने अकीदत से माँ के हाथों को चूम कर आंखों से लगाते हुए कहा, अम्मा साईं आप फिक्र मत करें, अब आपके लाडले बड़े हो चुके हैं और एक अदद बीवी भी। अली शाह ने बैग पैक करते हुए शरीर नज़रों से दस्तगीर शाह को देखकर अपनी बात अधूरी छोड़ी। दस्तगीर शाह उसकी बात पर उसे सख्त नज़रों से घूरने लगा। शाह जी की बातों का आप ध्यान ना दें, वो ऐसे ही मजाक करता रहता है अम्मा साईं।
अम्मा साईं के चेहरे पर खुशी का तासुर देखता वो जल्दी से बोला, दस्तगीर शाह महरूसा शाह का दीवाना ज़रूर था, लेकिन उसकी इज्जत को वो अव्वल दर्जा देता था। जब भी वो सामने होती वो तेज़ी से अपनी नज़रें उस पर से हटाता था, इस डर से कि कहीं उसकी नज़रों की गुस्ताखी पर कोई उसकी उस्तानी पर उंगली ना उठा दे। अली शाह की हरकतें न जाने क्यों दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। वो हर किसी के सामने महरूसा शाह को उसके साथ जोड़ता था। ये बात दस्तगीर शाह के लिए अचंभे का बाइस बनकर रह गई थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे आखिर उसके साथ मसला क्या है? वो तो दोस्त है, फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? वो उस वक्त बस उसे गुस्से से घूर सकता था। अम्मा साईं की मौजूदगी की वजह से वो चुप था, वरना वो उसे मार कर ज़रूर पूछता कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है उसके साथ। बच्चों, अब हम चलते हैं, आप लोग आराम से निकलना, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सलमा से मांगना। हम अपने कमरे में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। दोनों के सर पर बारी बारी हाथ फेरती हुई वो बोली। स्कूल वालों ने ज़ोहर के बाद ही निकलना था। दस्तगीर शाह, जो तन्हाई पसंद था, अपनी कार में अली शाह के साथ जा रहा था। ठीक है अम्मा साईं। दस्तगीर शाह ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें लिए कमरे से बाहर निकला। उनके बाहर निकलते ही अली शाह के चेहरे पर अचानक सख्ती छा गई। वो दस्तगीर शाह के बेड के ऊपर लगी उसकी बहुत बड़ी पोर्ट्रेट को देखते हुए नफरत और गुस्से की आग में जलने लगा। आखिर अली शाह की नज़रों में दस्तगीर शाह के लिए इतनी नफरत क्यों थी? ऐसी कौन सी कहानी थी इसके पीछे जो आगे चलकर महरूसा शाह की बदनामी का बाइस बनने वाली थी? पीर साईं, क्या आप हमें इंसाफ दिला सकते हैं? सामने तख्त पर शाम से बैठा वो अपने मरीदों के मसले सुन रहा था। तभी एक छोटी सी लड़की जो क्रीम कलर की शॉल को अपने गिर्द अच्छे से ओढ़े हुए थी। पीर साईं, क्या आप हमें इंसाफ दिला सकते हैं? सामने तख्त पर शान से बैठा वो अपने मुरीदों के मसले सुन रहा था। तभी एक छोटी सी लड़की जो क्रीम कलर की शॉल को अपने गिर्द अच्छे से ओढ़े हुए थी और चेहरा उसी शॉल की मदद से छुपाए हुए थी, वो मर्दों के बीच आन खड़ी हुई। बीबी, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई हो? तुम्हें पता नहीं है कि हमारे पीर साईं औरतों से पर्दा करते हैं? एक मुरीद ने खड़े होकर उसे सरता पैर घूरते हुए कहा। पीर गजलान साईं सामने खड़ी छोटी लड़की को पहचान चुका था। उस मुरीद की नजरें उस पर देख शॉल के पीछे उसके सफेद हाथ जब्त के बाइस खिंचते चले गए। ये पहली मर्तबा हुआ था जो वो इतना गुस्सा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका मिजाज ठंडे पानी की तरह था। उसे पता था कि गुस्सा हराम है, मगर सामने खड़ी छोटी लड़की की हरकतों से वो आजकल बहुत गुस्सा करने लगा था। मैं किसी के लिए बहुत खास हूँ। पीर गजलान शाह की स्याह आंखों में अपनी शहद रंग नशीली आंखें शरारत से गाड़े वो उस मुरीद से बोलती। तेजी से पीर साईं के तख्त के पास पहुंचकर मुंह फुलाकर शान से तख्त पर बैठे उस शख्स को देखने लगी जिससे बहुत सारी शिकायतें थी उसे। ये भला क्या बात हुई पीर साईं? आप औरतों से बात नहीं करते? अगर आप हमसे बात नहीं करेंगे तो हमारा मसला कैसे सुनेंगे? हम औरतों की भी आपको सुननी चाहिए। वो मुंह बिसोरते हुए पीर गजलान को देखते हुए बोली। हाँ बीबी, बताएं आप अपना मसला, हम ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे आपको। स्याह आंखें शहद आंखों में गाड़े वो संजीदगी से अपनी नर्म अजली द्रोबदार आवाज़ में गोया हुआ। पीर साईं, हमें अपने शोहर से मसला है। वो क्रीम कलर की शॉल पर अपने नाजुक हाथ फेरती उसे देखे बगैर कहने लगी। पीर गजलान शाह को शदीद सदमा लगा जब उसने उसके गिर्द ओढ़े शॉल को गौर से देखा जो उसका था। आंखों में पहली बार सुर्खी लिए वो उस छोटी लड़की को देखने लगा। उसने अपने कपड़े शॉल कभी किसी खादमा को हाथ नहीं लगाने दिए थे। उसके कपड़ों और जूतों का ख्याल उसका खास खादिम आलमदाद रखता था। आज एक लड़की के बदन पर अपनी शॉल देखकर गुस्से से वो उससे बैठना भी मुहाल हो रहा था वहाँ, लेकिन वो जब्त किए बैठा नज़रें नीचे झुकाकर उसे सुनने लगा। वो मेरे बाल नहीं बनाते, वो रात को अलग रूम में रहते हैं, हाथ तो लगाते नहीं, जैसे डरते हैं, जैसे मैं उनकी बीवी नहीं कोई बीमारी हूँ जो उनके हाथ लगाने से उन्हें लग जाएगी। अब आप बताएं, हमें इंसाफ दे सकते हैं या हमें एक तावीज़ दे दें या उन पर कुछ पढ़कर फूंक दें ताकि वो अपने मुरीदों की तरह मुझ पर भी प्यार भरी नज़रों की बारिश करें, हंसकर मुझसे बातें करें। शहद रंग आंखों की मस्तियाँ अरूज पर थीं, जबकि मुकाबिल का सफ़ेद वजीह चेहरा उसकी बचकाना बातों पर गुस्से से सुर्खियाँ सी घोल गया था। बीबी, एहतराम से, पीर साईं के सामने तुम्हें अपनी और अपने शोहर की बातें करते हुए शर्म नहीं आती? निकलो यहाँ से, उठो। वही मुरीद जो पास के गांव का सरपंच भी था आगे बढ़ा। उसे हाथ लगाने ही वाला था कि पीर गजलान की स्पाट लहजे पर वही मुरीद जो पास के गांव का सरपंच भी था आगे बढ़ा और वो उसे हाथ लगाने ही वाला था जब पीर गजलान शाह के स्पाट लहजे पर उसे रुकना पड़ा। साजिद साईं, आप आराम से बैठिए, हम सुन रहे हैं ना इन बीबी की बात को, आप पुरसकून रहे।
आलमदाद साईं, इनको ठंडा पानी पिलाएं, इनका गुस्सा ठंडा करने के लिए, ताकि ये पुरसकून हो। अपनी गहरी नज़रों से साजिद शाह को बावर कराने लगा। वो एक नामहरम को छूकर गुनाह कमाने वाला था, जबकि इस वक्त उसका दिल चाह रहा था कि साजिद शाह की नज़रें नोच फेंके, जो सामने खड़ी उसकी बीवी को देख रहा था। वैसे पीर साईं, आप सफ़ेद कपड़ों में बड़े हैंडसम लग रहे हैं, क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? उसे उस बड़े आदमी को घूरते हुए देखती वो उसके तख्त पर चढ़ी और उसके साथ लगकर बैठती, शरीर लहजे में कहती, अपना फ़ोन निकाल कर आगे करती सेल्फी लेने लगी। उसकी इस हरकत पर सब मुरीदों और उसके खादमों की आंखें फटी की फटी रह गईं, जबकि वो अब ज़ब्त का दामन तोड़कर उठा और गुस्से से उसकी कलाई से पकड़कर बाहर की जानिब बढ़ा। उसके पीछे आलमदाद भी तेज़ी से बाहर निकला। लड़की, हमें बर्बाद करने की वजह जान सकते हैं हम? रूम में गजलान साईं की दबंग आवाज़ गूंजी। वो सामने सोफे पर बैठा उसे सुर्ख अंगारा बनी आंखों से देख रहा था, जो सर झुकाए शराफत से खड़ी थी। पीर साईं, हम तो आपको आबाद करना चाहते हैं, बर्बाद नहीं। नूरे हरम अचानक अपनी शहद रंग आंखों में शरारत सजाकर सामने सोफे के दोनों हाथों के ऊपर सख्ती से अपने मजबूत हाथ जमाए बैठे गजलान शाह की आंखों में मायनी खेजी से देखती दलेरी से बोली, ये सब करके आपको क्या लगता है हम आबाद होंगे? से आंखों में गजब की वहशत तारी हो गई थी और मूंछों तले दबे होंठ सख्ती से भींचे। पीर साईं, हम तो वहाँ अपना मसला लेकर आए थे, आपको बर्बाद करने का कहाँ? ये तो हम सोच भी नहीं सकते। भला हम अपने महबूब हैंडसम शोर की इज्जत क्यों खराब करना चाहेंगे? वो ड्रामा करते हुए गजलान शाह को एक आंख नहीं भाई, वो सख्त नज़रों से उसे देखने लगा, जो अब नज़रें झुकाकर मिस्कीन बनने की कोशिश कर रही थी। आप अपना मसला आइंदा हमारे घर में हमारे आने के बाद ही हमें बताएंगी, वो नर्म पड़ते हुए बोला। सो क्यूट पीर साईं, आप कितने प्यारे हैं जो हमें अपने कमरे में बुला रहे हैं। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, अपनी सभी चीज़ें लेकर आपके कमरे में ही शिफ्ट हो जाती हूँ। इस तरह मुझे आपके कमरे में बार बार चल कर तो नहीं आना पड़ेगा। वहीं मौजूदगी में मैं आपसे अपने मसले भी शेयर कर लूँगी। उसकी बात पर मुस्कुराकर चहकती वो उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ी और उसकी गोद में गिरने वाले अंदाज में बैठते हुए अपनी नाजुक उंगलियों से उसके वजीद चेहरे को छुआ। गजलान शाह को अपने हलक में कुछ अटकते हुए शिद्दत से महसूस हुआ। घबरा कर वो उसे नीचे फेंकता उठा। नूरे हरम नीचे कीमती कालीन पर बैठी उसके चेहरे को देखने लगी, जो सुर्ख होता चला जा रहा था। तभी गजलान शाह ने अपने गिर्द लिपटी ग्रे कलर की चादर उतारकर सोफे पर फेंकी, फिर पगड़ी को आराम से उतारकर टेबल पर रखता उसे देखे बगैर कमरे से निकल गया। पीर साईं, तुम जो हो ना, वो सबको नज़र नहीं आते, और जो हो वो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। बहुत जल्द तुम्हारी असलियत मैं सबके सामने लाऊंगी, वेट एंड वॉच। वो शदीद नफरत से कहती वहाँ से उठने लगी, लेकिन एक मुश्कबार सी दिल फरेब खुशबू जो उसकी छोटी सी नाक से टकराई तो वो सहर जदगी के आलम में उस पुरकैफ खुशबू की जानिब बढ़ी जो सोफे की जानिब से आ रही थी। वो खोई सी थी, उस शहर के जाल में फंस गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अपने जादू के जेरे असर अपने इशारों पर चलने पर मजबूर कर रहा है। वो सोफे पर लेटने के से अंदाज में लेटी, तभी वो खुशबू उसके करीब तर हुई और उसने हाथ अपने नीचे रखी उस नर्म चीज़ को छुआ जो गजलान शाह की चादर थी, उस पर रखा और उसे उठाकर नाक के करीब किया। वो लड़की जो यहाँ सिर्फ उस नेक शख्स से बदला लेने की गर्ज से आई थी, बहुत जल्द कुदरत के उस फैसले के आगे झुकने वाली थी। वाह शाहजी, आपके तो सिक्स पैक भी हैं। एक मिनट रुकिए, मैं ज़रा आपकी एक और सेल्फी लूँ, ताकि सोशल मीडिया की फ्रेंड्स को अपने हैंडसम शोर से जला सकूं। वो अपनी कमीज़ उतारकर सामने बेड पर करीने से रखता शावर लेने की गर्ज से बाथरूम की जानिब बढ़ने लगा, लेकिन पीछे से चहकती शरीर आवाज़ पर सटपटा कर मुड़ा। सामने खड़ी आफत की पुड़िया को देख वो सख्त घबराहट के आलम में तेज़ी से बेड की जानिब बढ़ा, लेकिन उसके तेज़ी से रास्ते में आने की वजह से वो दोनों धड़ाम से बेड के पिछली जानिब जा गिरे। दूर रहो लड़की हमसे, क्यों सख्ती करने पर बार बार उकसाती हो अपने मजबूत सीने पर? शाह साईं, सच सच बताएं, ये सिक्स पैक कब बनाया आपने? प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो हाथ नीचे ले जाकर उसके सिक्स पैक को छूती शरीर लहजे में बोली। एक आंख दबा गई। गजलान शाह का पूरा चेहरा सुर्ख अनारी हो रहा था। उसकी बेबाकी पर सख्त नज़रों से उसे देखता वो अपने मर्दाना हाथ से उसे दूर करता हुआ उठा था। लड़की, शर्म नाम की किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं है आप। क्या हरकत है ये जो आप हमारे साथ दोहरा रही हैं? कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं, आखिर बर्दाश्त की भी एक हद होती है, जो अब छूटता जा रहा है। अल्लाह के लिए हमें सख्त इक़दाम करने पर मजबूर मत करें। वो बेड पर रखा अपना कमीज़ शदीद गुस्से में उठाकर पहनने लगा, जबकि नूरे हरम ने बेड से उठकर
उसके हाथ से उसकी कमीज छीनी और दूर उछाल कर अपना फ़ोन उठाया और उसके साथ खड़े हो अपना स्मार्टफोन ऊपर किया और उसकी जानिब देखती मुस्कुराती हुई उसके गालों पर झुकी और तस्वीर बनाई। गजलान शाह उसकी हरकत पर आंखें फाड़े सामने देखता रह गया। नूरे हरम सेल्फी लेती पीछे हुई और खिलखिलाती हुई बेड पर बैठी और अपनी और उसकी सेल्फी को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करने लगी। वो अभी तक हवासों में नहीं था। सामने दीवार की तरफ देखते गायब दिमागी से सोच रहा था कि ये कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ था। स्याह आंखों में खुमारी लिए दिल को शिद्दत से दिलो दिमाग में धड़कता हुआ महसूस कर रहा था। वाह शाह साईं, आप तो इस हुलिये में बड़े आग बरसाते नजर आ रहे हैं। वो मोबाइल में उसकी और अपनी सेल्फी को जूम करती चहक उठी तो उसकी आवाज़ पर गजलान शाह चौंका। उसे देखने लगा जो मोबाइल में लगी थी। अभी मैं आपकी और अपनी ये पिक्स अपनी इंस्टा आईडी पर डालकर सबको चलाती हूँ। वो सर उठाकर उसे देखती शरीर लहजे में एक आंख दबाकर बोली तो उसकी बात पर गजलान शाह गुस्से से आगे बढ़ा और उसके हाथ से उसका मोबाइल छीनकर गुस्से से रूम से निकला। शाह जी, शराफत से मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दें। मैं शराफत से कह रही हूँ, अगर आपने कुछ भी किया ना मेरे अजीज़े मन के साथ, कह रही हूँ तूफ़ान खड़ा कर दूंगी मैं इस हवेली में। वो भी रूम से निकलती तेज़ी से उसके पीछे भागते हुए चीखी थी, खामोश बेअदब लड़की, ये आप हमारी तस्वीर निकालने का अंजाम भुगत रही हैं। वो किचन में दाखिल हुआ और चूल्हे के आगे खड़े होकर उसका मोबाइल फ़ोन चूल्हे पर रखकर आग जलाकर पीछे हटते सर्द लहजे में बोला, हाय शाह जी, ये क्या कर दिया आपने, मेरा फ़ोन। वो रोती हुई तेज़ी से हाथ चूल्हे की जानिब बढ़ाकर अपने फ़ोन को जलने से बचाने ही वाली थी कि गजलान शाह ने आगे बढ़कर उसे पीछे किया। वो अपने फ़ोन का मातम करने लगी जो अब जलकर राख का ढेर बन चुका था। आप बहुत बुरे हैं शाह साईं, हर उस शख्स उस चीज़ को मुझसे छीन रहे हैं जो मेरे हंसने की वजह है। वो रोती हुई कहने लगी जबकि गजलान शाह को उसकी नज़दीकी से उस वक्त घबराहट बिल्कुल नहीं हो रही थी, ना उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होते हुए महसूस हुए। वो संजीदगी से खड़ा रहा, अपने दोनों हाथ नीचे गिराए उसके वजूद को सहारा दिए हुए था। मैं आपको इन सब के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो उसे धक्का देकर गुस्से से देखती हुई कहती वहाँ से रोती हुई बाहर चली गई, जबकि गजलान शाह संजीदगी से खड़ा उसे वहाँ से जाता देखने लगा।